सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं भारत के भूगोल से जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बनेंगे उन सभी एमसीक्यू को देखेंगे। और यहाँ पे आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है कि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइक आप एसएससी का कर रहे हो, रेलवे का कर रहे हो, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पे हम भारत के भूगोल से देखेंगे एंड आपको यहाँ पे मैं पूरे एक्सप्लेन के साथ पढ़ाऊंगी, ताकि आप लोगों को यहाँ से कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप लोगों को बस इतना करना है कि चीज़ों को आपको एक बार पूरी तरीके से देखना है, देन देखने के बाद आपको सेकेंड टाइम नोट बनाना है, और उसका थर्ड टाइम आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करना है। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे आपकी चीज़ें उतना ही ज़्यादा क्लियर आउट होगी। ठीक है, हम कितना पढ़ते हैं ये मायने नहीं रखता है, कितना चीज़ें हमें याद है ये बहुत मायने रखता है। ठीक है, तो चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि इनमें से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रूसी सहयोग से की गई थी और 1959 में उत्पादन शुरू हुआ था? Which of the following steel plants was established in Drug district with Russian collaboration and started production in 1959? तो ये कौन सा है? तो यहाँ पे आपको बोला है कि इसका उत्पादन कब शुरू हुआ था? 1959 में इसका उत्पादन शुरू हुआ था। तो आपके ऑप्शन है राउरकेला इस्पात संयंत्र, ऑप्शन बी बोकारो इस्पात संयंत्र, ऑप्शन सी भिलाई इस्पात संयंत्र, या फिर ऑप्शन डी दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ये रूसी सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसकी स्थापना जो है ये कब हुआ था? 1959 से जो है इसका उत्पादन शुरू हो गया था। ठीक है, और ये कहाँ है? तो ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में। तो क्वेश्चन पे यहाँ पे सारा चीज क्लियर किया हुआ है। बस आपको याद रखना है ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये भिलाई इस्पात संयंत्र के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, और याद रखिएगा भिलाई इस्पात संयंत्र जो है ना, ये भारत का पहला विदेशी सहयोग से बना संयंत्र है। तो कभी कभी प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जाता है कि भारत का पहला विदेशी सहयोग से बना संयंत्र कौन सा है? तो भिलाई इस्पात। भारत का भारत का पहला विदेशी सहयोग से बना संयंत्र। इसके बाद अगर मैं राउरकेला इस्पात संयंत्र के बारे में बात करूं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुआ था 1959 में ही इसकी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी भी स्थापना हुई थी 1959 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है ये कहाँ है आपका? तो याद रखिएगा ये जो है आपके ओडिशा में है। ठीक है, ये कहाँ है? तो ये आपके ओडिशा में। इसके बाद प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो इसकी स्थापना हुई थी किसके सहयोग से हुई थी? तो याद रखिएगा ये हुआ था जर्मनी के सहयोग से। जर्मनी के सहयोग से। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि याद रखिएगा कि ये भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। ठीक है, तो प्रश्न अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला, ठीक है ना, जगह तो नहीं है बट मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा ये क्या है, ये भारत का पहला, भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है। सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र, इस्पात होगा। इसके बाद जो आपका बोकारो है, बोकारो जो है ये किसके सहयोग से हुआ था? तो बोकारो के बारे में आपको याद रखना है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना हुआ था, स्थापना, इसकी स्थापना 1964 में हुई थी बोकारो इस्पात संयंत्र की। इसके अलावा याद रखिएगा कि इसका भी जो है ना सोवियत संघ, यानी कि जो है ये किसके सहयोग से? तो इसकी स्थापना 1964 में रूस यानी कि सोवियत संघ, रूस के सहयोग से हुआ था। ठीक है, रूस के सहयोग से
रूस के सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। और ये आपको याद रखना है कि जो बोकारो है ना, ये जो है सेल के अंतर्गत जो है ये आपका दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है ना। किसके अंतर्गत? सेल के अंतर्गत। सेल के अंतर्गत। दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है। होपफुली आप लोगों को दिख रहा होगा, सबसे बड़ा संयंत्र है, ठीक है। इसके बाद जो है लास्ट आपका बच जाता है दुर्गापुर, ठीक है ना। तो दुर्गापुर जो है ये अगर अगर हम इसकी बात करें तो दुर्गापुर की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी इसकी स्थापना। 1962 में इसकी स्थापना हुई थी। और याद रखिएगा कि ये आपका कहाँ है? ये आपका है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में, ठीक है। और इसका भी जो है अगर मैं दुर्गापुर की बात करूँ तो ये किसके सहयोग से? तो याद रखिएगा ये जो इसकी स्थापना हुई थी ये ब्रिटेन के सहयोग से, ठीक है। ये किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। तो होपफुली आपको दिख रहा होगा, थोड़ा जगह की वजह से हो गया, तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि पन्ना मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण स्थान है, यह किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना मध्य प्रदेश का जो है ये महत्वपूर्ण स्थान है, यानी कि पन्ना इज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन मध्य प्रदेश। इट इज फेमस फॉर किसके? चांदी के खानों के लिए, सोने की खानों के लिए, लोहे की खानों के लिए, या फिर जो है हीरो के खानों के लिए। तो ये जो पन्ना जो है ना ये हीरो के खानों के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पन्ना की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो पन्ना है मध्य प्रदेश का, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र है। भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र है। उसके बाद प्रश्न अगला पूछा जाता है कि पन्ना डायमंड माइंस जो है इसका जो है संचालन जो है इसे किसके द्वारा संचालित किया जाता है? तो पहला याद रखिएगा पन्ना जो है ये भारत का एकमात्र हीरा उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद याद रखिएगा पन्ना पन्ना ये आपका कौन सा है? पन्ना डायमंड माइंस, ठीक है ना, डायमंड। पन्ना डायमंड माइंस। तो पन्ना डायमंड माइंस जो है ये किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है, और ये जो पन्ना के जो हीरे होते हैं वो कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं ये भी याद रखिएगा। तो याद रखिएगा पन्ना के जो हीरे होते हैं ना वो बुंदेलखंड के जो है क्रेटोन क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। पन्ना के हीरे बुंदेलखंड के क्रेटोन क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको यहाँ पे पन्ना से रिलेटेड याद रखना है। इसके बाद जो है कर्नाटक। कर्नाटक जो है ना ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। सोने की खान के लिए कौन प्रसिद्ध है? कर्नाटक, ठीक है। यहाँ का केजीएफ जो है सबसे प्रसिद्ध है, जो कि अब फिलहाल बंद हो चुका है। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ जो है जिंक और शीशे के लिए जो है ये आपका राजस्थान, ठीक है। जिंक, शीशा और चांदी के लिए राजस्थान, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है जो आपका जो है ये भारत का सबसे बड़ा लोहा की जो खान है ना वो कहाँ है? वो झारखंड। झारखंड का जो शिवभूमि जिला है ना वहाँ सबसे ज्यादा जो है झारखंड में, ठीक है। इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है। तो मेघना किन दो नदियों की संयुक्त धारा है? मेघना इज अ कंबाइंड स्ट्रीम ऑफ विच टू रिवर्स, गंगा और ब्रह्मपुत्र की, गंगा और सोन नदी की, या फिर ऑप्शन सी गंगा और गोमती नदी की, या फिर ऑप्शन डी गंगा और यमुना नदी की। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है मेघना जो है ना, ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसकी संयुक्त धारा जो है ये मेघना है। ठीक है, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी की, यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊँ तो याद रखिएगा कि जो गंगा जो है, याद रखिएगा ये गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ना ये बांग्लादेश में जाकर मिलती है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये कहाँ जाकर मिलती है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जाकर, बांग्लादेश में जाकर मिलती है। ठीक है, और यही जो मिलन होती है ना उसके बाद जो है, जब गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जाकर मिल जाती है तब इसे हम कौन से नाम से जानते हैं? तब इसे हम मेघना नदी के नाम से जानते हैं। मेघना नदी। ठीक है, तो ये तब इसे मेघना नदी कहा जाता है, लिख लीजिए। मेघना नदी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। और फिर ये आगे जाकर जो है ये किसमें जो है इसका मुहाना कहाँ हो जाता है? फिर जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जाकर मेघना नदी बनती है, और फिर ये नदी जो है आपके बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात करेंगे गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, सबसे पहले हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में। गंगा नदी। ठीक है, तो गंगा नदी के बारे में आपको पहला पॉइंट ये याद रखना है कि गंगा नदी का जो उद्गम होता है वो कहाँ होता है? तो ये गंगोत्री हिमनद से इसका उद्गम होता है। गंगोत्री हिमनद। और गंगोत्री हिमनद कहाँ है आपका? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है कि इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर लंबाई। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि इसका जो है परवाह, यानी कि ये जो है कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? परवाह। परवाह मार्ग लिखिए। ठीक है, परवाह मार्ग। तो ये कौन कौन से राज्यों से होकर बहती है? तो ये जो है सबसे पहले तो इसका उद्गम ही उत्तराखंड से होता है, तो ये उत्तराखंड में बहती होगी। ठीक है, उत्तराखंड। उत्तराखंड से बहती हुई ये कहाँ जाती है? ये आपके उत्तर प्रदेश में जाती है। उत्तर प्रदेश, यूपी में। इसके बाद यूपी के बाद आपको याद रखना है यहाँ से बहती हुई ये बिहार में जाती है। ठीक है, बिहार में। और फिर बिहार से बहती हुई, ठीक है, बिहार से बहती हुई ये कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल से बहती हुई ये कहाँ जाती है? बांग्लादेश में। और यही बांग्लादेश में जो है ये और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर कौन सी नदी बनाती है? मेघना नदी बनाती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके गंगा नदी के बारे में। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करेंगे ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आपको याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है इसका जो उद्गम होता है ये कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम होता है मानसरोवर झील के पास से जो है इसका उद्गम होता है। मानसरोवर झील के पास से। उसके बाद अगर हम बात करें कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई है 900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर। उसके बाद जो है इसका मैं परवाह मार्ग बता रही हूँ, यहाँ पे हम थोड़ा सा इसे ये कर देते हैं ताकि ये ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, ठीक है, यहाँ पे बॉक्स है। तो मानसरोवर झील के पास से जो है इसका क्या होता है? इसका उद्गम होता है। ठीक है, इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है। इसके अलावा याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। इसके बाद ये बहती कहाँ कहाँ है? परवाह मार्ग है, तो यहाँ पे आप परवाह मार्ग लिख लीजिएगा। तो याद रखिएगा ये तो स्टार्ट होती है, ये कहाँ से? ये तिब्बत से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ये तिब्बत में बहती है। ठीक है, तिब्बत में बहते हुए ये भारत में बहती
बहती है और भारत से बहती हुई जो है ये बांग्लादेश में बहती है। तो पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी कितने देशों में बहती है? तो 3 देशों में बहती है, तिब्बत, भारत और बांग्लादेश। और यहाँ पे जगह नहीं है तो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि ये भारत के कितने राज्यों में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। तो भारत के 2 राज्यों में बहती है, एक अरुणाचल प्रदेश में और दूसरा असम में, ठीक है? जिसे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं और असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है? बांग्लादेश में इसे मेघना नदी के नाम से जानते हैं और जो है सॉरी, मेघना नदी कह रही हूँ, जमुना नदी के नाम से, ठीक है? तो याद रखिएगा, तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से भारत के 2 राज्यों में बहती है, अरुणाचल प्रदेश और असम। तो अरुणाचल प्रदेश में इसे कौन से नाम से जानते हैं? अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नदी के नाम से जानते हैं, असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से। तो ये 4 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह के करीब वायुमंडल की परत क्या कहलाती है? तो व्हाट इज द लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर क्लोज टू द अर्थ सरफेस कॉल्ड? यानी कि पृथ्वी की सतह के करीब वायुमंडल की परत। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि वायुमंडल की कितनी परत होती है? तो वायुमंडल की 5 परत होती है, ठीक है? वायुमंडल की कितनी परत होती है? 5 परत होती है, ठीक है? 5 परत होती है तो कौन-कौन सी परत होती है? तो समझ लीजिए कि ये आपका जो है, ये आपका पृथ्वी है, ठीक है? ये आपका क्या है? ये आपका है पृथ्वी, ठीक है? और यहाँ से जो है इसकी परतें स्टार्ट हो जाती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, ये जो है इसका लेयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? 1, 2, 3, 4 और इस तरीके से 5, ठीक है? तो ये 5 लेयर है पृथ्वी की, ये पृथ्वी, इसके ऊपर से 5 लेयर है। तो इस सब का नाम है, ठीक है? इस सब का नाम क्या है? तो सबसे पहले जो आता है वो आपका कौन सा आता है? सबसे पहले जो आता है वो आता है आपका क्षोभ मंडल, ठीक है? यानी कि क्षोभ मंडल के नाम से हम उस परत को जानते हैं, ठीक है? जिसे हम ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं, ठीक है? तो ये आपका आता है, ये जो परत होती है ना, यानी पृथ्वी के सबसे नजदीक में कौन सा हो गया? क्षोभ मंडल हो गया, ठीक है? ये क्षोभ मंडल हो गया। फिर पृथ्वी के जो सबसे ऊपर, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक क्षोभ मंडल है, क्षोभ मंडल के बाद कौन सा मंडल आता है? समताप मंडल। समताप समताप मंडल आता है, ठीक है? फिर इसके बाद कौन सा मंडल आता है? इसके बाद आता है आपका मध्य मंडल, ठीक है? फिर इसके बाद जो है आपका मध्य मंडल आता है, इसके बाद ताप मंडल और फिर बहिमंडल। तापमंडल और इसके बाद फिर आपका आता है बहिमंडल। तो ये टोटल 5 परत है, ठीक है? तो यहाँ पे आपसे क्या करा है कि पृथ्वी की सतह के करीब, सबसे करीब यहाँ पे बोला है करीब वायुमंडल की परत कौन सी? तो करीब वायुमंडल की परत कौन सा हो गया? आपका क्षोभ मंडल हो गया। तो ऑप्शन क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्षोभ मंडल, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे, सबसे पहले हम क्षोभ मंडल के बारे में बात करते हैं। तो क्षोभ मंडल के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो मौसम से संबंधित जितनी भी घटना होती है वो आपके क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है? तो मौसम से संबंधित घटना जो है ये किसमें होती है? मौसम से संबंधित घटना, मौसम से संबंधित घटनाएं लिखिए, ठीक है? घटनाएं जैसे बारिश, तूफान, आंधी, ये सब जो घटना होती है ये कहाँ होती है? ये सिर्फ क्षोभ मंडल में होती है, ठीक है? मौसम से संबंधित घटना जो होती है। और याद रखिएगा, ये जो है वायु का जो है 75%, ठीक है ना? जो है आपका जो एयर का 75% हिस्सा जो होता है ये किसमें होता है? क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है? तो वायु का 75% हिस्सा जो है ये कहाँ होता है? क्षोभ मंडल में। वायु का 75% हिस्सा होता है किसमें? क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है? इसके बाद आपका आता है ये समताप मंडल। तो पूछा जाता है कि ओजोन परत जो होती है ये किसमें होती है? जो हम, ओजोन परत कौन होती है? जो कि सूर्य की जो यूवी किरणें जो होती है ना उससे हमें बचाती है, ठीक है? तो याद रखिएगा जो है आपके समताप मंडल, ठीक है? तो एक आपको याद रखना है समताप मंडल, ठीक है? तो ये जो है क्षोभ मंडल के ऊपर होती है, ठीक है? और याद रखिएगा इसमें क्या होता है, इसमें ओजोन परत इसी में होती है, ओजोन परत होती है, ओजोन परत होती है। और जो आपका जो जो विमान वगैरह जो उड़ते हैं ना वो इसी में होते हैं, ठीक है? तो विमान जो उड़ते हैं ना वो कौन सी परत में उड़ते हैं? समताप मंडल में विमान उड़ते हैं,
कौन सी परत में? इसी परत में, ठीक है, समताप मंडल में। इसके अलावा आपका आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल जो है याद रखिएगा, ये जो है सबसे ठंडी परत होती है। मध्य मंडल जो है यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ इसके बारे में, ठीक है। मध्य मंडल जो है ना, ये सबसे ठंडी परत होती है। यह सबसे ठंडी परत होती है। उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो उल्काएं वगैरह जो जलकर नष्ट होती है, तो उल्काएं इसी में जलकर नष्ट होती है, ठीक है। उल्काएं इसी में, इसी परत में, इसी में जलकर नष्ट होती है, नष्ट होती है, ठीक है। इसके बाद आपका कौन सा आ जाता है? तापमंडल। तापमंडल में जो है यहाँ पे ताप से ही आप समझ लीजिएगा कि जो तापमान मंडल में जो है, इसमें तापमान अधिक होता है, ठीक है। तो इसमें जो है अब हम बात करेंगे तापमंडल के बारे में। इसमें क्या होता है? तापमान, तापमान अधिक होता है, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जो रेडियो तरंगे जो है इसी में परिवर्तित होती है, ठीक है। रेडियो तरंगे जो है इसी में परिवर्तित होती है। रेडियो तरंगे परिवर्तित होती है, परिवर्तित होती है, ठीक है। ये हो गया आपके तापमान के बारे में। और जो याद देखिएगा, नॉर्दर्न लाइट जो बनता है ना, जिसे हम ऑरोरा कहते हैं, ऑरोरा भी इसी में बनता है, ठीक है। तो तापमंडल के बारे में एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, नॉर्दर्न लाइट इसी में बनते हैं। नॉर्दर्न लाइट, नॉर्दर्न लाइट, नॉर्दर्न लाइट इसी में बनते हैं, इसी में बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट के आगे आप लिख लीजिएगा क्या? ये ऑरोरा, ठीक है ना। यहाँ पे जो इसे हम क्या कहते हैं? ऑरोरा, ऑरोरा, ठीक है। ऑरोरा जिसे हम नॉर्दर्न लाइट कहते हैं, ये इसी में तापमंडल में बनता है, ठीक है। और वायुमंडल में याद रखिएगा, ये जो है आपका सबसे ऊपरी परत है, और इसमें जो है अंतरिक्ष यहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है, वायुमंडल में, ठीक है। तो पृथ्वी की सबसे करीब आपका क्षोभ मंडल हो गया, और सबसे ऊपरी परत आपका वायुमंडल हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि भारत में लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ लिग्नाइट इन इंडिया? तो कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु अगर मैं बात करूँ तो लगभग ये 75% जो है लिग्नाइट का उत्पादन करता है, ठीक है। कितना उत्पादन करता है? 75% उत्पादन करता है, उत्पादन करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि तमिलनाडु जो है ये देश के कुल कितना चौथाई का उत्पादन करता है, तो याद रखिएगा तमिलनाडु जो है ये लगभग देश के कुल उत्पादन का 3/4 हिस्सा ये उत्पादन करता है। देश के कुल उत्पादन का, देश के कुल उत्पादन का 3/4, 3/4 हिस्सा उत्पादन करता है, 3/4 हिस्सा का उत्पादन करता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि आपसे पूछा जाता है कि जो लिग्नाइट का जो उपयोग होता है वो किस में होता है? तो याद रखिएगा लिग्नाइट का उपयोग, लिग्नाइट का। तो लिग्नाइट का उपयोग किस में होता है? ये होता है आपके थर्मल पावर प्लांट में, प्लांटों में होता है, जो कि बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। थर्मल, थर्मल पावर, थर्मल पावर प्लांटों में बिजली उत्पादन के लिए। अब यहाँ पे आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि लिग्नाइट है क्या, ठीक है। ये जो लिग्नाइट है इसके बारे में अगर बात करें तो याद रखिएगा लिग्नाइट जो है ना,
ये एक तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इसे जो ये जो होता है ना, ये नरम कोयला होता है, ठीक है ना? ये जो है नरम किस्म का कोयला होता है और इसे जो है ब्राउन कोल भी कहा जाता है, ठीक है ना? तो याद रखिएगा ये नरम किस्म का कोयला होता है, लिग्नाइट नरम किस्म का कोयला होता है, कोयला होता है और इसे इसे क्या कहते हैं? इसे ब्राउन कोल भी कहते हैं, ठीक है ना? ब्राउन यानी कि भूरा कोयला भी कहते हैं, ब्राउन कोयला भी कहते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैं बात करूँ तो आपने कोयला के प्रकार पढ़ा ही होगा, जैसे एंथ्रासाइट होता है, बिटुमिनस होता है, उस तरीके से होता है, तो ये लिग्नाइट कोयला है, ठीक है? तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट आपको लिग्नाइट कोयला से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि पूर्णिमा के दिन के बाद चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? आफ्टर द फुल मून डे द मून इज नॉट विजिबल, व्हाट इज दिस डे कॉल्ड? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है ना? अमावस्या। अमावस्या के दिन जो है याद रखिएगा, ये जो है पूर्णिमा के दिन के बाद जो है ये क्या होता है, चंद्रमा नहीं दिखाई देता है, तो इसी दिन को अमावस्या कहते हैं। पूर्णिमा आपका क्या होता है, जब चांद पूरा दिखाई देता है, जब चाँद पूरा होता है ना तो इसे हम चंद्रमा कहते हैं, ठीक है? जब चाँद पूरा दिखाई देता है, ठीक है? जब चाँद पूरा होता है तो उसे हम पूर्णिमा कहते हैं। और अमावस्या कब होता है? अमावस्या जब होता है यानी कि जब जो है आपका जो है चंद्रमा जो है इस सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है ना, तो इसे उस दिन जो है ये अमावस्या होता है। याद रखिएगा चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, ठीक है? इस तरीके से, ठीक है? तो क्या होता है, ये हो गया आपका चंद्रमा, ठीक है? चंद्रमा। तो ये बीच में हुआ, ठीक है, चंद्रमा। और ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया सूर्य। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, ठीक है? तो चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में होता है, बीच में, तब जाकर ये क्या होता है, ये अमावस्या होता है, ठीक है? और इस दिन जो है याद रखिएगा, अमावस्या के दिन जो है ये क्या होता है, चंद्रमा जो है ये सूर्य के साथ ही उगता भी है और सूर्य के साथ डूबता भी है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जलवायु क्षेत्रों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो द क्लाइमेटिक जोन्स आर क्लासिफाइड ऑन दिस बेसिस ऑफ, समुद्र से दूरी के आधार पर, भूमध्य रेखा से दूरी के आधार पर, वर्षा के आधार पर या फिर ऊंचाई के आधार पर। तो क्या बोला है, जलवायु क्षेत्रों को, ठीक है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा से दूरी, ठीक है? बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, भूमध्य रेखा से दूरी की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जब भूमध्य रेखा से हम दूर जाते हैं ना, तो भूमध्य रेखा से दूरी जब होगी तो क्या हो जाएगा, तापमान में गिरावट आएगी, यानी कि तापमान जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तापमान, तापमान, तापमान में क्या होगी, तापमान में गिरावट होगी। और गिरावट जब तापमान में होगी तब यहाँ की जलवायु कैसे हो जाएगी, यहाँ की जलवायु, तापमान में गिरावट होगी तो जलवायु ठंडी हो जाएगी, जलवायु ठंडी हो जाती है। इसके बाद आपको याद रखना है कि जलवायु क्षेत्रों को जो है ना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसे 3 वर्गों में डिवाइड किया गया। तो जलवायु क्षेत्रों को कितने वर्गों में डिवाइड किया गया, 3 वर्गों में, ठीक है ना? जलवायु को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है? 3 भागों में बांटा गया है। तो 3 भागों में बांटा गया है, तो कौन कौन से भाग में बांटा गया है? तो पहला आपको याद रखना है उष्ण कटिबंधीय, या जिसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल जोन, ठीक है ना? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधनीय, ठीक है? उष्णकटिबंधीय जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, ठीक है? इसको आप लोग भी लिख लीजिएगा, ट्रॉपिकल जोन, ट्रॉपिकल जोन, ठीक है?
ये कैसा होता है, ये यहाँ पे जो है भूमध्य रेखा के पास जो है ये कैसा होता है, गर्म होता है, ठीक है ना। ये भूमध्य रेखा के पास होता है तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय में भूमध्य रेखा पास में होता है, ठीक है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा जो है ये क्या होती है, पास होती है। तो भूमध्य रेखा अगर पास होगी तो यहाँ की जलवायु कैसी होगी, गर्म होगी, ठीक है। दूसरा जो है, दूसरा कौन सी इसमें बांटा हुआ है, तो इधर लिख देती हूँ, ठीक है। दूसरा जो आपका बांटा हुआ है शीतोष्ण कटिबंध, जिसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन। शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंधीय जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं टेम्परेट जोन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो है याद रखिएगा, यहाँ पे जो है ना, यहाँ की जो जलवायु होती है कैसी होती है, ये मध्यम होती है, ठीक है ना। मध्यम तापमान होता है यहाँ पे। और एक आपका होता है ध्रुवीय, जो ध्रुवीय क्षेत्र होता है जिसे हम पोलर जोन कहते हैं। तीसरा आपका कौन सा हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र। ध्रुवीय क्षेत्र जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पोलर जोन, ठीक है। पोलर जोन, ये क्या होता है, यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ठंडा होता है, यहाँ पे तापमान कैसा होता है, अत्यधिक ठंडा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या थर्मल पावर प्रोजेक्ट के संबंध में सही रूप से मेल खाता है। तो सही रूप से मेल खाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद द रिगार्ड टू थर्मल पावर प्रोजेक्ट। तो तलचर आंध्र प्रदेश, कोरबा उत्तर प्रदेश, कवास गुजरात, या फिर ऑप्शन डी रामागुंडम मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कवास गुजरात। अगर मैं तलचर की बात करूँ तो तलचर जो है ये आपका कहाँ है, तलचर आपका उड़ीसा में, ठीक है। तलचर, तलचर आपका कहाँ है, ये है आपका उड़ीसा में। तो ये मेल नहीं खाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कोरबा, कोरबा, तो कोरबा कहाँ है, तो कोरबा है आपका जो है छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। और जो है आपका रामागुंडम की अगर मैं बात करूँ, रामागुंडम, रामागुंडम, तो रामागुंडम कहाँ है, तो ये है आपका तेलंगाना में, तेलंगाना। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कवास जो है आपका, जो कि गुजरात में है, तो ये क्या है, ये आपका जो है गैस आधारित जो है तापमान विद्युत परियोजना है, ठीक है। गैस आधारित, गैस आधारित तापमान विद्युत परियोजना है, विद्युत परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर इज फेमस फॉर, गैस के लिए, कोयला के लिए, सोना के लिए, या फिर तेल के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ये तेल के लिए जो है ये अंकलेश्वर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंकलेश्वर जो है ये कहाँ है, तो ये आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। अंकलेश्वर आपका कहाँ है, ये गुजरात में है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंकलेश्वर जो है ये कच्चे तेल के लिए, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के लिए ये जो है बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। प्राकृतिक गैस के लिए पाई जाती है, प्राकृतिक गैस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। तो हाउ मेनी नेशनल वाटरवेज आर देयर इन इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 111। और आपको याद रखना है कि भारत सरकार के द्वारा जो है राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के तहत जो है 111 जो जलमार्ग है उन जलमार्गों को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। तो ये आपको याद रखना है किस एक्ट के तहत। तो याद रखिएगा राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम कौन से एक्ट के तहत? 2016 के तहत। 2016 के तहत कितने जलमार्गों को? 111 राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय दर्जा दिया गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि ये जो जलमार्ग है तो पूछा जाता है कि जो आपका भारत का सबसे लंबा जलमार्ग कौन सा है। तो भारत का सबसे लंबा जलमार्ग यानी कि नेशनल वाटरवेज, ठीक है। ये नेशनल वाटरवेज की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल वाटरवेज वन, नेशनल वाटरवेज वन जो है ना, नेशनल वाटरवेज वन, ये आपका भारत का सबसे लंबा जलमार्ग है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा जलमार्ग। और इसकी अगर मैं बात करूँ, इसकी जो है आपका नेशनल वाटरवेज जो है ये आपका जो जलमार्ग एक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर। इसकी लंबाई है 1620 किलोमीटर्स। ये जो है इसकी लंबाई है। इसके बाद पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी पर है। तो ये है आपका गंगा नदी पर, गंगा नदी पर, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है दूसरा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है आपको एक और याद रख लीजिएगा, नेशनल वाटरवेज जो आपका दूसरा है। तो दूसरा जो जलमार्ग है पूछा जाता है कि ये कौन सी नदी पर है। तो याद रखिएगा ये है आपके ब्रह्मपुत्र नदी पर, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर है। इसके अलावा याद रखिएगा ये कहाँ से कहाँ तक है फैला हुआ है। तो ये है आपका जो है सदिया से धुबरी तक है, ठीक है। ये कहाँ से? सदिया से धुबरी तक, सदिया से धुबरी तक। और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपका जो नेशनल वाटरवेज वन है ये आपका कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। तो ये आपके हल्दिया से वाराणसी तक, हल्दिया से वाराणसी तक। हल्दिया से वाराणसी तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हाँ, इसमें जो 111 जलमार्ग है इसके बारे में आपको याद रखना है कि इस जलमार्ग में जो है आपका नदी भी है, नहर भी है, इसके बाद जलाशय भी शामिल है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो आपका बैक वाटर वगैरह भी इसमें शामिल है। तो कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज अर्लियर नोन एज नेफा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जानते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसके बारे में सबसे पहले हम समझेंगे। तो याद रखिएगा नेफा का जो है पूरा नाम क्या होता है। नॉर्दर्न ईस्ट जो है फ्रंटियर एजेंसी इसका फुल नेम है, नेफा का। नेफा, ठीक है। इसका क्या हो गया आपका? नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, एजेंसी, ठीक है। ये इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि 1900 आपके जो है 54 से लेकर के 1972 तक जो है इसे कौन से नाम से जाना जाता था? नेफा तक, नेफा के नाम से जाना जाता था। और ये जो क्षेत्र होता था ना ये गृह मंत्रालय के अधीन आता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है आपका 1954 से 1972 तक जो है इस क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? नेफा के नाम से। 1954 से 1972 तक
नेफा के नाम से जाना जाता था। नेफा के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है ये किसके अधीन रहता था, तो ये गृह मंत्र, ये जो क्षेत्र रहता था ना, ये गृह मंत्रालय के अधीन रहता था, ठीक है। गृह मंत्रालय, गृह मंत्रालय के अधीन रहता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, यानी कि आपको जो है इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ, तो ये जो है इसके बाद जो है इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 1987 में जो है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया और ये भारत का 24वां राज्य बन गया, ठीक है। तो 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। पूर्ण राज्य का इसे दर्जा मिल गया और ये जो है जब इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला तो ये जो है आपका, याद रखिएगा, ये भारत का 24वां राज्य बन गया, ठीक है। भारत का 24वां राज्य। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। यहाँ पे आप ये चीज याद रखिएगा कि 1954 से 1972 तक इसे नेफा के नाम से जाना जाता था और 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1972 में 1972 में जो है इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश को याद रखिएगा 1972 में जो है 1972 में जो ये जो है नेफा क्षेत्र के बाद जो है ये 1972 में इसे क्या बनाया गया था, केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होती है। विच नेशनल पार्क एक्सपीरियंस क्लाइमेट ट्रांजिशन फ्रॉम हाई एल्टीट्यूड ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एंड आर्कटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका नामदफा, ठीक है ना, नेशनल पार्क, ठीक है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नामदफा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कहाँ है, तो नामदफा नेशनल पार्क जो है ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये अरुणाचल प्रदेश में है, तो याद रखिएगा ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। नामदफा की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है यहाँ पे जो है ये सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध जीव है यहाँ की, नामदफा की प्रसिद्ध जीव कौन कौन सा है, तो यहाँ पे अगर मैं प्रसिद्ध जीव की बात करूँ तो याद रखिएगा ये है आपका बाघ है, तेंदुआ है, तेंदुआ है। इसके बाद याद रखिएगा और कौन सा है, हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ है, ठीक है। इसके अलावा कंचनजंगा नेशनल पार्क की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कहाँ है, ये कंचनजंगा जो है ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। ये कहाँ है, ये आपका सिक्किम में है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपका नंदा देवी, नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में। और ये जो है आपका जो लास्ट आपका बचता है नेवरा वैली, तो नेवरा वैली नेशनल पार्क जो है ये आपका केरल में है, केरल में, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली की आपूर्ति करती है? विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोजेक्ट सप्लाइड इलेक्ट्रिसिटी टू द राउरकेला स्टील प्लांट? तो दामोदर घाटी परियोजना, तुंगभद्रा परियोजना, हीराकुंड बांध परियोजना या फिर नागा अर्जुन बांध परियोजना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध परियोजना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हीराकुंड बांध परियोजना के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इसे कौन सी नदी पर है हीराकुंड बांध परियोजना? तो ये महानदी पर है। ठीक है, हीराकुंड बांध परियोजना, सॉरी ये सी पे होगा हीराकुंड। हीराकुंड बांध परियोजना, ठीक है, सी होगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है कौन सी नदी पर है? तो ये है महानदी पर, महानदी पर है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ हीराकुंड बांध परियोजना आपका कहाँ है? तो ये कौन से राज्य में है? तो हीराकुंड बांध परियोजना आपका ओडिशा के राज्य में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका एशिया का सबसे लंबा जो आपका जो मिट्टी का बांध है वो कौन सा है? हीराकुंड। ठीक है, एशिया का, एशिया का सबसे लंबा, सबसे लंबा मिट्टी बांध है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो इस बांध की जो है अगर मैं बात करूँ कि लंबाई कितनी है? तो इस बांध की लंबाई, ठीक है, तो इस बांध की लंबाई अगर मैं बात करूँ तो लगभग जो है 25.8 किलोमीटर है। 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि इसका निर्माण कब हुआ था? निर्माण, इसका निर्माण हुआ था 1957 में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक है नागा अर्जुन परियोजना। नागा अर्जुन परियोजना के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है कौन सी नदी पर है? ये है आपकी कृष्णा नदी पर निर्मित है। ठीक है, कौन सी नदी पर है? ये कृष्णा नदी पर ये बना हुआ है। इसके अलावा याद रखिएगा कि जो नागा अर्जुन परियोजना है ना, ये आपके जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा पर है। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये जो बांध है इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इस बांध की ऊंचाई जो है वो 124 मीटर है। ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 124, 124 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, विथ विच कंट्री डज इंडिया शेयर इट्स लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है बांग्लादेश के साथ करती है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांग्लादेश के साथ जो ये कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो ये आपको याद रखना है 4096.7 किलोमीटर का, 96.7 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे आपको याद रखना है कि भारत जो है ये 7 पड़ोसी देश के साथ जो है अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। भारत 7 पड़ोसी देश के साथ, पड़ोसी, 7 पड़ोसी देश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, 7 पड़ोसी देश के साथ। अगर मैं बात करूँ 7 पड़ोसी देश के साथ कौन कौन से देश के साथ? तो पहला हो गया आपका बांग्लादेश के साथ, बांग्लादेश हो गया। इसके बाद याद रखिएगा चीन हो गया, चीन। इसके बाद याद रखिएगा पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है नेपाल, नेपाल। इसके बाद आपको याद रखना है म्यांमार, म्यांमार। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है भूटान,
भूटान। तो ये टोटल कितना हो गया? बांग्लादेश 1, चीन 2, पाकिस्तान 3, नेपाल 4, म्यांमार 5, भूटान 6 और एक हो गया आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको सबकी लंबाई बता देती हूँ। जैसे अगर मैं बांग्लादेश की बात करूँ, बांग्लादेश की कितनी है? बांग्लादेश की है 4096.7 किलोमीटर जो है ये बांग्लादेश के साथ जो है भारत सीमा साझा करता है। इसके बाद अगर मैं चीन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ठीक है। चीन के साथ कितना करता है? चीन के साथ है 3488 किलोमीटर जो है ये सीमा साझा करता है। इसके बाद नेपाल की बात अगर मैं करूँ तो नेपाल के साथ जो है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर। और पाकिस्तान के साथ अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 3310 किलोमीटर, 3310 किलोमीटर। ठीक है। तो ये यहाँ पे टोटल मैं 4 बता चुकी हूँ। यहाँ पे जो है चीन के बारे में हो चुका है, पाकिस्तान के बारे में हो चुका है, नेपाल के बारे में, म्यांमार के साथ। ठीक है। म्यांमार के साथ कितना किलोमीटर का सीमा साझा करता है? तो 1643 किलोमीटर का। ठीक है। 1643 किलोमीटर का म्यांमार के साथ। इसके बाद भूटान की अगर मैं बात करूँ तो 699 किलोमीटर का। ठीक है। और अफगानिस्तान के साथ जो है वो 106 किलोमीटर का। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि सबसे लंबा सीमा जो है वो भारत का अंतर्राष्ट्रीय सबसे लंबा सीमा किस देश के साथ लगता है, तो सबसे लंबी सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है। ठीक है। यहाँ पे आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बाउंड्री। ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो भारत की कुल स्थलीय सीमा कितना है, तो भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। भारत की कुल स्थलीय सीमा, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी इनमें से किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर माउंटेन पीक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि गुरु शिखर जो है ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? ये है अरावली की। और अरावली आपका कहाँ है? राजस्थान में। तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं गुरु शिखर पर्वत चोटी की बात करूँ, गुरु शिखर। ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इसके बारे में। सबसे पहले इसकी जो याद रखिएगा, ये अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई जो है ये है आपका 1722, 1722 मीटर है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है चोटी जो है ये राजस्थान के कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। ठीक है। ये जो गुरु शिखर है ये राजस्थान के माउंट आबू, माउंट आबू में स्थित है। इसके बाद अगर मैं अरावली पर्वत की बात करूँ तो यहाँ पे थोड़ा-सा हम अरावली पर्वत के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अरावली पर्वत जो है ये सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है ना? अरावली अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा सबसे प्राचीन पर्वत कौन-सा है? तो ये है अरावली। ठीक है? और अरावली कौन-सा पर्वत है? तो अरावली एक वलित पर्वत है। ठीक है? ये कैसी पर्वत है? अरावली एक वलित पर्वत है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि अरावली की जो है ऊँचाई कितनी है? तो इसकी जो अरावली पर्वत की ऊंचाई है, ऊंचाई, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 692 किलोमीटर। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अरावली कौन कौन से राज्यों में फैला हुआ है, तो अरावली जो है ये आपके दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और राजस्थान में 4 राज्यों में फैला हुआ है। पहला आपका हो गया दिल्ली, इसका याद रखिएगा हरियाणा, हरियाणा, इसका याद रखिए गुजरात, गुजरात और राजस्थान, राजस्थान में फैला हुआ है।
राजस्थान में फैला हुआ है। आपको इतना पॉइंट, एक चीज में आपको ये चीज याद रखना है कि जो अरावली जो है ना, इसका 80% जो भाग है ये राजस्थान में। तो अरावली का 80% हिस्सा राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इधर आपको दिया हुआ है कि ये कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और मध्य प्रदेश के कौन से जिले में, मांडला जिले में। तो ये क्या हो जाएगा, तो नीचे मैं लिख देती हूँ, ये हो जाएगा ए का जो है, ये आपका क्या हो गया, ए का 2 हो गया। ठीक है, इसके अलावा जो है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपका कहाँ है। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान भी मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेकिन वो मध्य प्रदेश के शहडोल जिला में है। तो यानी कि बी आपका माधवगढ़ हो गया, सॉरी बांधवगढ़ हो गया। तो ये जो है बांधवगढ़ जो है ये आपका कहाँ हो गया, बी का आपका क्या हो गया, बी का हो गया आपका 4। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये भी आपका मध्य प्रदेश में, लेकिन ये मध्य प्रदेश के शिवपुरी में। ठीक है, तो ये माधव हो गया, ये आपका ऑप्शन 1 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका सी का 1, सी का 1 हो गया। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ डी आपका कौन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो इंद्रावती जो है ये बीजापुर में। ठीक है, तो यहाँ पे इंद्रावती बीजापुर में है। इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहाँ है, तो ये आपका जो है मांडला में। और इसके अलावा ये आपका हो गया कौन सा, अब बच गया बांधवगढ़। तो बांधवगढ़ जो है ये आपका कहाँ हो गया, बांधवगढ़ हो गया शहडोल में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये आपका डी का क्या हो जाएगा, डी का आपका हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, इंद्रावती, डी का 3। ठीक है, तो ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है आपको मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है आपका शिवपुरी, ये कौन है, ये मध्य प्रदेश का जिला है, मध्य प्रदेश में। इसके बाद मांडला भी आपके मध्य प्रदेश में है। ठीक है, इसके बाद बीजापुर जो है ये आपके छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़। ठीक है, और जो है शहडोल आपका कहाँ है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है, इसका जो है यहाँ पे स्थापना की हम बात करेंगे तो इसका स्थापना कब हुआ था, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना हुआ था 1955 में, 55 में इसका 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद जो है अगर मैं बात करूँ आपका बांधवगढ़, बांधवगढ़ की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुआ था आपका 1968 में, स्थापना हुई थी 1968 में। यहाँ पे मैंने स्थापना लिख दिया इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ, सीधा डेट लिख दे रही हूँ। इसके बाद माधव राष्ट्रीय उद्यान की अगर मैं बात करूँ, इसकी स्थापना कब हुई है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान की बांधव राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1968 में, और माधव का हुआ था आपका कौन सा डेट था, 1958 था। ठीक है, 1958। और इसके अलावा इंद्रावती की अगर मैं बात करूँ तो इंद्रावती की स्थापना कब हुई है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की, तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1981 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत की सबसे लंबी झील है। तो भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, वेबनाड झील। वेबनाड झील की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका कहाँ है, तो वेबनाड झील जो है ये आपके केरल में। ठीक है, और ये भारत की सबसे लंबी झील है, कौन से राज्य में है, केरल में है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ वेबनाड झील के बारे में, तो आपको याद रखना है कि इसे जो है रामसर साइट भी घोषित किया गया, तो इसे 2002 में, 2002 में रामसर साइट।
2002 में रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, ये भारत की सबसे लंबी झील है, तो इसकी लंबाई की अगर मैं बात करूँ तो इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 96 किलोमीटर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह राज्य या फिर क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती। ठीक है। तो यानी कि आपको बताना है कि इसमें जो है किसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती है। जिसमें इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं लिख पाई हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपका जो है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड से नहीं लगता है। तो इसका आंसर आप तभी कर पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि मिजोरम की सीमा भारत के कितने राज्यों के साथ लगती है। ठीक है, मिजोरम की सीमा। तो याद रखिएगा कि मिजोरम की सीमा जो है ये 3 राज्यों के साथ लगती है। मिजोरम की सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है। ठीक है। तो 3 राज्यों के साथ लगती है मिजोरम की सीमा। तो ये कौन कौन सा राज्य हो गया? ये हो गया त्रिपुरा, असम और मणिपुरी। त्रिपुरा, असम और मणिपुर। मणिपुर के साथ लगता है। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, आपको याद रखना है कि 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है इसका, मिजोरम का। 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो 2 देशों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा लगता है, तो कौन कौन से 2 देशों के साथ? तो एक आपको याद रखना है बांग्लादेश, और दूसरा म्यांमार। बांग्लादेश के साथ और म्यांमार के साथ। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है आपका मिजोरम की अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो है मिजोरम की राजधानी कहाँ है? मिजोरम। ठीक है। तो इसकी राजधानी, ठीक है, तो मिजोरम की राजधानी जो है ये कहाँ है? ये है आपका आइजोल। आइजोल मिजोरम की राजधानी है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि इस राज्य का गठन कब किया गया था, तो याद रखिएगा इस राज्य का गठन किया गया था 20 फरवरी 1987 को। 20 फरवरी 1987 को किया गया था। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो है आपका मिजोरम से इतना पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा एक चीज और याद रख लीजिएगा कि यहाँ का जो है अम, इसके अलावा यहाँ की भाषाएं, ठीक है, तो मिजोरम की जो है भाषाएं, जो आधिकारिक भाषाएं, ठीक है, भाषाएं कौन सी? आधिकारिक, आधिकारिक आधिकारिक भाषाएं। ठीक है। तो ये कौन सी है? मिजो और अंग्रेजी। मिजो और अंग्रेजी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 हमसे कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट पर कौन सा बंदरगाह है? विच पोर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया? तो या इसका जो है आपको बताना है कांडला बंदरगाह है, मोरमुगाओ बंदरगाह है, ऑप्शन ए में है आपका कोची बंदरगाह है, ऑप्शन बी में 2 बंदरगाह सेम है, एक है आपका चेन्नई बंदरगाह, ऑप्शन सी में भी 2 बंदरगाह सेम है और एक में है कोलकाता बंदरगाह, और ऑप्शन डी में है कांडला बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह और कोच्चि बंदरगाह। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ये क्या कहते हैं, कांडला बंदरगाह है। इसके बाद जो है मोरमुगांव बंदरगाह है, और इसके बाद जो है आपका ये कोच्चि बंदरगाह है। ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो आपका कांडला बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह, कांडला बंदरगाह है मोरमुगांव, मोरमुगाओ बंदरगाह है, और आपका कोच्चि, जिसे हम कोचीन भी कहते हैं, तो कोचीन बंदरगाह। ठीक है। तो ये आपका कौन से राज्य में है? तो कांडला जो है ये गुजरात में है, गुजरात में है। इसके बाद मोरमुगाओ जो है ये आपका कहाँ है? ये आपका गोवा में है।
गोवा। और कोची या फिर कोचीन बंदरगाह जो है ये आपका केरल में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसे कोच्चि कहते हैं या फिर कोचीन भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको क्या याद रखना है कि जो आपका कांडला बंदरगाह है ना, इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये भारत का जो है सबसे ज्यादा जो है ये आपका सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, तो याद रखिएगा कांडला बंदरगाह जो है ना ये भारत का सबसे बड़ा ज्वारीय बंदरगाह है। ज्वारीय बंदरगाह, ठीक है। और इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है इसे आप कौन से नाम से जानते हैं, तो इसका भी नया नाम है। पहले इसे कांडला बंदरगाह के नाम से जानते हैं, अब अगर इसके नाम में जो है परिवर्तन हुआ है तो नाम में परिवर्तन के बाद जो है परिवर्तन, तो नाम में परिवर्तन के बाद जो है इसका नाम क्या हो गया, नाम में परिवर्तन के बाद जो है इसका नाम हो गया है दीनदयाल बंदरगाह। इसे दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जानते हैं, दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, इसके बाद जो है आपका जो है ये मोरमुगांव बंदरगाह, ये जो है लौह अयस्क के निर्यात के लिए जो है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। इसके बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा लौह अयस्क के निर्यात के लिए, लौह अयस्क के निर्यात के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है कोचीन बंदरगाह जो है, ये जो है आपका एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये तीनों बंदरगाह जो है ना ये किसके किनारे है, अरब सागर के किनारे। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा कि तीनों बंदरगाह जो है, ये तीनों बंदरगाह जो है किसके किनारे है, अरब अरब सागर के किनारे है। अरब सागर के किनारे तीनों बंदरगाह है। तीनों बंदरगाह है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में है। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन से राज्य में है, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, असम में या फिर महाराष्ट्र में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द हाईएस्ट वाटरफॉल ऑफ इंडिया इज इन द स्टेट ऑफ, तो ये हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक में जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कौन सा है, ये है आपका कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात, ठीक है, कुंचिकल जलप्रपात है जो कि ये कर्नाटक में है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ये कर्नाटक के कौन से जिले में है, तो शिमोगा जिले में है। ठीक है, ये कर्नाटक के कौन से जिले में है, तो याद रखिएगा कुंचिकल जलप्रपात जो है ये कर्नाटक के शिमोगा जिले में है। कर्नाटक के शिमोगा जिले में, ठीक है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये जो है आपका कौन सी नदी पर है, तो वराही नदी पर है। ठीक है, कौन सी नदी पर है, वराही नदी पर। वराही नदी, वराही नदी द्वारा निर्मित है, ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, वराही नदी द्वारा निर्मित। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दूसरे स्थान पे और तीसरे स्थान पे कौन है, तो पहला आपको याद रखना है दूसरे स्थान पे, यानी कि पहले स्थान पे जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है ये कुंचिकल है। तो दूसरे स्थान पे कौन आता है, दूसरे स्थान पर आता है आपका बरेही पानी जलप्रपात। बरेही पानी जलप्रपात, ठीक है, बरेही पानी जलप्रपात है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई है 399 मीटर। इसकी ऊंचाई है 399 मीटर। इसके अलावा अगर मैं तीसरा अगर मैं बात करूँ तीसरे स्थान पे कौन है,
तो तीसरे स्थान पे है नौकलाई जलप्रपात। नौकलाई। तीसरे स्थान पे है नौकलाई जलप्रपात और इसकी अगर मैं बात करूं कि इसकी ऊंचाई कितनी है, 340 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 340 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि पालघाट निम्नलिखित में से किस राज्य से जुड़ता है। तो पालघाट ज्वाइंस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो केरल और तमिलनाडु, महाराष्ट्र और गुजरात, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है पालघाट। जो जोड़ता है ये किसको जोड़ता है, ये जोड़ता है आपके केरल और तमिलनाडु को। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कभी कभी पूछा जाता है कि पालघाट दर्रा जो है वो केरल और तमिलनाडु के कौन से जिले को जोड़ता है। तो यह देखिएगा ये जो है केरल का जो है ये कौन सा जिला, पालक्कड़ जिला। ठीक है ना, और तमिलनाडु का कोयम्बटूर जिला को जोड़ता है। ठीक है, ये किसको ज्वाइन करता है, किसको जोड़ता है। तो यह देखिएगा केरल के पालक्कड़ जिला को तमिलनाडु के तमिलनाडु के कौन से जिला को, कोयम्बटूर जिला को। कोयम्बटूर, कोयम्बटूर जिला को, जिला को जोड़ता है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये जो है आपका पालघाट दर्रा, इसकी जो है चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई। तो पालघाट दर्रा की चौड़ाई है 30 से 40 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यह देखिएगा कि ये जो है आपका दो दर्रा और है, एक है थालघाट दर्रा और एक है भोरघाट दर्रा। ठीक है, तो दो दर्रा और याद रखिएगा, एक थालघाट, थालघाट दर्रा और दूसरा याद रखिएगा भोरघाट दर्रा। तो भोरघाट दर्रा जो है ये आपका कहाँ है, ये है जो है ये आपका मुंबई और पुणे के बीच स्थित है, यानी कि मुंबई पुणे के मार्ग पर है। और ये आपका कहाँ है, तो याद रखिएगा ये आपके महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में। और थारगढ़ दर्रा जो है ये भी आपके महाराष्ट्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि मिट्टी की लवणता एवं क्षारीयता की समस्या का दीर्घकालिक समाधान किससे होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल सैलिनिटी एंड अल्कनिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये क्या कहते हैं, जिप्सम का प्रयोग। ठीक है ना, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जिप्सम का अगर मैं बात करूँ इसका रासायनिक नाम क्या होता है। रासायनिक नाम, ठीक है, तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड, डाइहाइड्रेटेड। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है, ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है CaSO4.2H2O, CaSO4 2H2O, ये इसका जो है फॉर्मूला होता है। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि जिप्सम क्या करता है, तो जिप्सम जो है ना, ये मिट्टी में जो मौजूद होता है आपका सोडियम आयन है, इसको हटाकर क्या करता है, कैल्शियम की जो है वो इसको पूरा करता है, मीन्स पूर्ति करता है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या हो गया, मिट्टी में मौजूद सोडियम आयन को हटाकर सोडियम आयन को हटाकर क्या करता है, कैल्शियम की पूर्ति करता है। कैल्शियम की पूर्ति करता है, ठीक है। तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि भारत की निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनती है। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल्स ऑफ इंडिया फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ बेसाल्ट लावा। तो ये कौन सी मिट्टी बनती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रेगुर मिट्टी, ठीक है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी को जो हम क्या कहते हैं, इसे जो है हम काली मिट्टी भी कहते हैं। और ये जो याद रखिएगा, दक्कन के पठार में जो है ये खासकर ज्यादा मिलती है। तो ये जो मिट्टी बनती है ना, ये बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनती है, ठीक है। तो इसे जो है कौन सी मिट्टी के नाम से जानते हैं, इसे काली मिट्टी, काली, या फिर जो है काली या कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है इस मिट्टी का जो है निर्माण कैसे होता है, तो याद रखिएगा, इस मिट्टी का जो निर्माण होता है ना, ये होता है बेसाल्ट लावा के अपक्षय से। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से, जो कि क्वेश्चन यही पूछा हुआ है, ठीक है। बेसाल्ट लावा के अपक्षय से बनती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो खासकर जो है ये मिट्टी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, दक्कन के पठार में जो खासकर मिलेगी। जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो ये मिट्टी आपका जो है महाराष्ट्र में आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, ये मिट्टी महाराष्ट्र में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, इसके बाद हो गया गुजरात और आंध्र प्रदेश। गुजरात और आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो मिट्टी है, ये कौन सी खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है, रेगुर मिट्टी। तो ये इसे कपासी है, तो सबसे पहले तो याद रखिएगा ये कपास के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ज्वार के लिए ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है, बाजरा के लिए जो है ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपयुक्त है, ठीक है। तो ये मिट्टी आपको काली मिट्टी के बारे में इतना याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो है क्या करता है, जो रेगुर मिट्टी होता है ना, जिसे हम काली मिट्टी या फिर कपासी मिट्टी कहते हैं, ये नमी को नहीं है बहुत लंबे समय तक रोक सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा इस मिट्टी की खास बात क्या होती है, ये नमी को लंबे समय तक रोक सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने भारत की मिट्टियों को कितने भागों में बांटा है। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च हैज डिवाइडेड द सोल ऑफ इंडिया इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। तो 5 भागों में, 8 भागों में, 8 भागों में, 2 भागों में, या फिर 4 भागों में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने मिट्टियों को जो है 8 भागों में बांटा है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो कौन कौन सी ये 8 भाग की मिट्टी है, तो पहला हो गया सबसे पहले जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद याद रखिएगा पहला। इसके बाद दूसरा आपको याद रखना है कौन सा मिट्टी हो गया, ब्लैक सॉइल, जो कि है आपका काली मिट्टी, काली मिट्टी। इसके बाद आपको याद रखना है और कौन सा हो गया, लाल मिट्टी,
इसके बाद आपका हो गया लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी, ठीक है। और 5वें नंबर पे आपका कौन सा हो गया याद रखिएगा, तो आपका हो गया मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, ठीक है। इसके बाद 6ठे नंबर पे आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका जो है पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय। और जो है आपका कौन सा हो गया क्षारीय मिट्टी, या फिर जिसे हम लवणीय मिट्टी भी कहते हैं, लवणीय, लवणीय, या फिर जो है हम इसे कौन सी मिट्टी, क्षारीय मिट्टी कहते हैं, क्षारीय मिट्टी। और 8 आपका कौन सा हो गया, ये हो गया आपका दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी, दलदली मिट्टी, ठीक है। तो ये टोटल 8 मिट्टी है। ये किसके अनुसंधान जो है बांटा गया, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा जो है मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। और कौन कौन सी मिट्टी है ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि सीमेंट उद्योग में निम्नलिखित में से किसका उपयोग बड़ी मात्रा में किया जाता है, ठीक है। तो सीमेंट उद्योग में जो है बड़ी मात्रा में किसका उपयोग किया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द लार्जेस्ट क्वांटिटी इन द सीमेंट इंडस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है ना, लाइम स्टोन, यानी कि चूना पत्थर का जो है सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि चूना पत्थर का लगभग, अगर मैं बात करूँ तो जो सीमेंट के कुल मिश्रण में सबसे बड़ा हिस्सा होता है चूना पत्थर का, और कितना होता है 60 to 65% होता है, ठीक है। कितना होता है 60 से 65, 65% हिस्सा, हिस्सा का मिश्रण होता है, मिश्रण होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो चूना पत्थर, चूना पत्थर का जो है ये सूत्र क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है CaCO3 होता है। और इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है ना, ये इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और याद रखिएगा इसे बनाया कैसा जाता है, यानी चूना पत्थर को गर्म करके जो है इसका क्लिंकर बनाया जाता है, ठीक है। चूना पत्थर को, चूना पत्थर को गर्म करके क्लिंकर बनाया जाता है, ठीक है, बनाया जाता है। इसके बाद सीमेंट में जो है सबसे ज्यादा तो चूना पत्थर बनाया जाता है, लेकिन इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा सिलिका और एलुमिना भी बनाया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सीमेंट में जो यूज किया जाता है लार्जेस्ट क्वांटिटी में, और क्या यूज किया जाता है, सिलिका, सिलिका, और दूसरा याद रखिएगा एलुमिना, एल्यू, एल्यूमिना, ठीक है। तो ये सिलिका की अगर मैं बात करूँ तो ये लगभग जो है आपका 20 to 25% का जो है इसका मिश्रण होता है, 20 से 25%। और एल्यूमिना की अगर मैं बात करूँ तो ये रहता है 5 से 5 और 12, 5 से 12%, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा चूना पत्थर के अलावा जो है इसमें जिप्सम भी मिलाया जाता है, ठीक है। जिप्सम जो है ये जमने की गति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसमें जिप्सम भी मिलाया जाता है, ये क्या करता है, जमने की गति को नियंत्रित करता है, गति को नियंत्रित करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा सिलिका और एल्यूमिना मिलाया जाता है। और इसके बाद जो है याद रखिएगा रंग और मजबूती के लिए जो ये क्या मिलाया जाता है, लौह अयस्क मिलाया जाता है, ठीक है, रंग और मजबूती के लिए। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा रंग और मजबूती के लिए,
तो रंग और मजबूती के लिए क्या मिलाया जाता है? मिलाया जाता है आपका लौह अयस्क मिलाया जाता है। लौह अयस्क मिलाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर का जलाशय किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑन विच रिवर इज द रिजर्वियर ऑफ द इंदिरा गांधी कैनल ब्यूट? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कौन सी नदी पे बनाया गया है? तो ये आपके बनाया गया है सतलज नदी पर, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है याद रखिएगा इसे बनाया कब गया था? तो 1952 में इसे बनाया गया था। इंदिरा गांधी जलाशय को कब बनाया गया? तो 1952 में बनाया गया। उसके बाद पूछा जाता है कि ये कौन सी दो संगम नदियों पर बनाया गया? तो याद रखिएगा सतलज और व्यास नदियों के संगम पर बनाया गया, ठीक है। सतलज और व्यास नदियों के संगम पर। संगम पर इसे बनाया गया, ठीक है। उसके बाद ये निकलती कहाँ है? तो याद रखिएगा ये जो निकलती है ये कौन सा है? हैरी के बैराज बांध से निकलती है, ठीक है। हैरी के बैराज हैरी के बैराज से निकलती है। और हैरी के बैराज आपका कहाँ है? तो याद रखिएगा ये पंजाब में है। पंजाब। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि इस बांध की जो है आधारशिला किसने रखी थी? आधारशिला, ठीक है। तो इस बांध की आधारशिला जो है उस समय के जो तत्कालीन जो थे कौन से गृह मंत्री जो थे उन्होंने रखा था, जो जिनका नाम था गोविंद वल्लभ पंत। गोविंद वल्लभ गोविंद वल्लभ पंत ने रखी थी। और कब रखी थी? तो 1958 में। और उस समय ये क्या थे? उस समय ये गृह मंत्री थे, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और इस गांधी नहर की इंदिरा गांधी नहर की जो है कुल लंबाई कितनी है? तो याद रखिएगा इसकी कुल लंबाई है आपका जो है 649 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि पिंडर नदी इनमें से किस स्थान पर अलकनंदा से मिलती है? पिंडर रिवर ज्वाइंस अलकनंदा रिवर एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कर्णप्रयाग में, ठीक है। कर्णप्रयाग में जो है पिंडर नदी किससे मिलती है? अलकनंदा से मिलती है। इसके बाद अगर मैं विष्णु प्रयाग की बात करूँ तो यहाँ पे धौली गंगा नदी जो है ये अलकनंदा से मिलती है। विष्णु प्रयाग की अगर मैं बात करूँ तो धौली गंगा नदी धौली गंगा नदी अलकनंदा से मिलती है। किससे मिलती है? अलकनंदा से। अलकनंदा से, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ देवप्रयाग, तो देवप्रयाग में जो है यहाँ पे जो है भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है, ठीक है। भागीरथी और अलकनंदा मिलती है। अलकनंदा। और यही दोनों के मिलने से जो है मिलकर किस नदी का निर्माण होता है? गंगा नदी का। गंगा गंगा नदी बनाती है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ आपका जो है कौन सा हो गया? देवप्रयाग, ठीक है ना। ये जो है कर्ण रुद्रप्रयाग नहीं, ये देवप्रयाग के बारे में मैं लिखा हूँ, ठीक है। देवप्रयाग के बारे में। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग जो है यहाँ पे मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है, ठीक है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और कौन मिलती है? अलकनंदा।
अलक अलकनंदा, ठीक है, अलकनंदा मिलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये हो गया आपका जो है विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, और एक और है आपका कौन सा है, एक और है आपका नंद प्रयाग। नंद प्रयाग। तो नंद प्रयाग में जो है किसका संगम होता है, अलकनंदा और मंदाकिनी का। अलकनंदा और मंदाकिनी का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि माउंट गॉडविन ऑस्टिन केटो की ऊंचाई कितनी मीटर है, यानी डैश मीटर है। तो कितनी मीटर है गॉडविन ऑस्टिन की, तो गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई जो है वो 8,611 मीटर है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो है आपके कौन से रेंज में आती है, तो याद रखिएगा ये काराकोरम रेंज में स्थित है, ठीक है। ये जो है आपका गॉडविन ऑस्टिन जो है कौन से रेंज में, काराकोरम, काराकोरम रेंज में स्थित है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और पहले कौन है, माउंट एवरेस्ट है। तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये है आपका 8,848। ये कौन है, 8,848 जो है ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ठीक है। इसके अलावा जो है अगर मैं बात करूँ आपका जो है 8,126 जो है, ये जो है आपकी किसकी ऊंचाई है, नंगा पर्वत की ऊंचाई है। नंगा पर्वत की ऊंचाई। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ 8,586, 8,586 जो है ये कंचनजंगा का है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी का उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। तो किस नदी का होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है ये मांडवी नदी का, ठीक है। मांडवी नदी का जो है उद्गम पश्चिमी घाट से होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसे जो है गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके बाद याद रखिएगा कि ये जो है आपके कौन कौन से राज्य में जो है इसका प्रवाह होता है, यानी कौन कौन से राज्य में ये बहती है, तो प्रवाह मार्ग। तो याद रखिएगा ये बहती है आपके गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र। इसके बाद जो है आपका गोवा की जो राजधानी है ना, पणजी, ये इसी नदी के किनारे है, ठीक है। गोवा की राजधानी पणजी, गोवा की राजधानी पणजी इसी नदी के किनारे स्थित है। इसी नदी के किनारे स्थित है। और ये जो मांडवी नदी है ना, इसके बीच जो है गोवा और कर्नाटक के बीच विवाद भी है, इस नदी को लेकर। गोवा और कर्नाटक के बीच विवाद है, ठीक है। तो गोवा और कर्नाटक के बीच विवाद है, इसे हम कौन सा कहते हैं, इसे हम कहते हैं महादेई जल विवाद कहते हैं इसे हम, ठीक है। महादेई जल विवाद, महादेई
जल विवाद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि भारत के इंडो गैंगेटिक मैदान के निर्माण के लिए मुख्य रूप से कौन सी नदियां जिम्मेदार है? विच रिवर्स आर प्राइमली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द इंडो गैंगेटिक प्लेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो मैदान है ये पंजाब से लेकर जो है पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। ये मैदान जो है पंजाब से लेकर पश्चिम बंगाल तक फैला है। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा कि यहाँ की जो है जो मिट्टी है ये हिमालय से लाई गई जो है जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। ठीक है, इसका निर्माण निर्माण जो है निर्माण हिमालय से लाई गई जलोढ़ मिट्टी, हिमालय सॉरी हिमालय से लाई गई जलोढ़ मिट्टी, हिमालय से लाई गई जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, और ये जो है भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। भारत का सबसे उपजाऊ क्षेत्र। ठीक है, तो गाइस आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।